अच्छा वहां जाके करो। अच्छा जी, अब जो है वो हमारे साथ हमारे गेस्ट स्पीकर हैं मिस्टर ज़हीर, ये आपसे बात करेंगे और फिर फर्दर एट द एंड जो है वो क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा जिसके ऊपर जो है आपका कोई सवाल हो तो ये आपको जवाब देंगे। तो ओवर टू मिस्टर ज़हीर। अस्सलाम वालेकुम जी। माय नेम इज मोहम्मद। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। माय नेम इज मोहम्मद ज़हीर। I did my MS in HR from PFKIT in 2016, and now I am, you can say I am retired from Air Force. I am going to Bahrain for new job in Bahrain Air Force. So Ghulam Muhammad Saab requested me to join our class. I just landed from Islamabad at Karachi Airport. Just landed here. Mr. Ghulam Muhammad requested me to please deliver a lecture on motivation. Are you got my point, all of students? No, sir, Yes. I have a question. ओके, मैं उर्दू में शुरू करता हूँ ताकि क्योंकि ऑनलाइन है तो मोटिवेशन के बारे में देखिए जी। मोटिवेशन जो होती है ना, ये रिवॉर्ड बेसिकली रिवॉर्ड्स होते सर हैं। मेरा एक सवाल, जी जी जी, पूछे। सर क्या आप पाकिस्तान एयरफोर्स से रखते हैं सर ताल्लुक? क्योंकि सर वो मैं सुन नहीं पाया। जी जी, मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ। ठीक है सर, ठीक है सर। बस बेटा ये है कि मोटिवेशन पे चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो मोटिवेशन का कैसे होती है, जब आप किसी चीज़ को रिवार्ड देंगे तभी वो मोटिवेट होगा ना, कुछ काम करने के लिए एग्री होगा। तो मोटिवेशन होती है इन रिवार्ड पे। अब मैं रिवार्ड की तरफ जाता हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मोटिवेशन को इतना छोटा टॉपिक नहीं है। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक रिवार्ड। इंट्रिंसिक रिवार्ड वो होते हैं जिनको आप छू नहीं सकते, और एक्सट्रिंसिक वो होते हैं जिनको छू सकते हैं। जिस तरह आपको कोई ट्रॉफी दे दी, कोई आपको पैसे दे दिए, तो बोनसेस आ गए, तो कार मिल जाती है। जिस तरह बड़े यानी कि मैनेजर लेवल पे अगर आप जाते हैं तो वो होता है टारगेट अचीव करना है या कोई ऐसा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने पे मिलते हैं। तो सर ये आप समझ गए एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक रिवार्ड क्या होते हैं? आर यू देयर? यस यस बिल्कुल सर, अच्छा क्लियर है। यस सर। अच्छा, इंट्रिंसिक में मैं बात करूंगा क्योंकि फौज से मुतल्लिक है। तो मैं ये बताऊंगा कि देखें, एक बंदा से डिफेंस फोर्सेस की मैं बात कर रहा हूँ कि ये इंट्रिंसिक रिवार्ड क्या है। एक बंदा यानी कि माइनस टेम्परेचर 50 पे सियाचिन पे चढ़ा हुआ है,
और यहाँ पे बैंक के मैनेजर की उससे शायद ज़्यादा तनख्वाह और वहाँ पे कम है, कि मैं बात कर रहा हूँ चाहे वो सिपाही है या ऑफिसर है, एनी वन। क्या है ये इस वजह से है कि हम पाकिस्तानी हैं और उसको उसको फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस में हूँ, और माइनस पे वो चला जाता है। अब एक्सट्रिंसिक रिवार्ड में मैं इंट्रिंसिक की तो आपको एग्जांपल दे दी कि जी यार बंदे को ख्वाहिश होती है कि हम पाकिस्तान की टीम में जाएं, पाकिस्तान की फ़ौज में जाएं। ये तकरीबन 90% लोगों की, 90 प्लस की होगी, 99 की भी कह सकते हैं। 1% लोग होंगे कि वो कहेंगे कि नहीं, कि आई ऑफिशियल पे जाए या जिस तरह भी है, अपने मुल्क की नुमाइंदगी करे, रिप्रेजेंट करे अपने कंट्री को। तो कहने का ये मकसद है कि इंट्रिंसिक रिवार्ड यही है। अब फौज के अंदर जो भी कोई सिपाही लड़ता है, पायलट है, नेवी में है, कोई भी है, नहीं वन, वो क्या होता है, मोटिवेशन होती है, उसके पीछे मोटिवेशन होती है। मोटिवेशन क्या है? पहली तो दीन की मोटिवेशन है जी, हमें शहादत मिलेगी। दूसरा ये है कि एक अच्छा रोजगार है। यानी कि कहने के मकसद ये है कि आपको पोस्ट बेनिफिट भी होते हैं। अब मैं एक्सटेंसिव रिवार्ड में आता हूँ, यानी कि आप फाइनेंशियल अवार्ड्स की मैं सम अप करता हूँ। फाइनेंशियल रिवार्ड है, आप फौज में, हम मैं जिस तरह पोस्टिंग आता हूँ, मुझे टीएडीए मिलता है। अच्छा जी, सैलरी में मुझे हाउस रेंट मिलता है, फिर मुझे हेयर कट, वॉशिंग अलाउंस मिलता है, यानी कि जो मैं वर्दी इस्त्री कराता हूँ, इस बहुत सारी चीज़ें, हाउस की हायरिंग होती है। सैलरी के अलावा अलावा मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। ये क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट इतने क्यों पीछे सेट किए होते हैं कि मोटिवेशन के लिए, कि यार ये बंदा, इसको फाइनेंशियली इतना किया जाए और ये मॉरल भी इतनी सपोर्ट की जाए कि ये बंदा, यानी कि आपको पता है, आप माशाल्लाह सारे समझदार हैं कि फौज का काम क्या है। ये नहीं कि जिंदगी का कोई पता नहीं होता कि इंसान जंग लड़ते हुए आए या ना आए। ठीक है, इसमें दो ही चीजें होती हैं, मर गए तो शहीद, जिंदा रहे तो गाजी। ठीक है, गॉट माई पॉइंट? आर यू यस देयर? सर, जी यस सर। सर, यस सर। मैंने छोटी सी एग्जांपल्स दी हैं। फिर इसके अलावा बहुत सारी होती हैं। फिर आपको रिकमेंडेशन सर्टिफिकेट मिलते हैं जी, बाद में वो फाइनेंशियल में कन्वर्ट हो जाते हैं जी, इतने लें, ये लें, फिर आपको कोई मुरब्बा ज़मीन का एक्स्ट्रा मिल जाता है। ये क्यों देती है फौज? सैलरी तो सबको मिल रही है, मुझे बता सकता है? आप मुझे बता ताकि सकते सर आगे आने वाले जो लोग हैं वो जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है, अट्रैक्शन के लिए। आप दूसरा वो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में करने पढ़ते के हैं ना, लिए अट्रैक्शन के लिए रिक्रूटिंग करते हैं और सिलेक्शन करते हैं के ताकि साथ वो साथ ये जो जी। फैक्टर्स हम भी गेन हो रहे हैं जो आपने अभी बताया। अच्छा, इसमें और चीजें होती हैं, कंट्री की डिग्निटी होती है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हमारा वो बहुत लंबी बात हो जाएगी। अच्छा जी, इसमें वर्क लाइफ बैलेंस भी होता है मोटिवेशन में। आया कि ये तो नहीं कि दबाए काम करता है तो बंदा, वो दूसरा, वो हम पटवारी में, पंजाबी में कहते हैं, तुम्हारों के गद्दे की तरह लगा हुआ तो लगा ही है। बात समझ रहे हैं ना मेरी? वर्क लाइफ बैलेंस किसको आता है, मुझे बता सकता है सलीस उर्दू में? वर्क लाइफ बैलेंस किसी को पता है? अच्छा जी, आप इधर ही हैं, सुन रहे हैं मुझे? यस सर। जी सर, जी सर। वर्क लाइफ बैलेंस यही है, जैसे ऑफिस में एसीज लगे हुए हैं, एनवायरमेंटल है, फ्लेक्सिबल, जॉब की फ्लेक्सिबिलिटी है। मतलब कहने का ये चीज़ है कि यानी कि आप काम करते हुए ये ना हो कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो। अब फौज में ऐसी चीज़ें, वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत ज़्यादा है। वर्किंग इन्वायरमेंट है आपका, यानी कि आप जिस काम कर रहे हैं, आगे इन्वायरमेंट भी ठीक है, चाहे वो किसी भी लिहाज से हो। ठीक है, इसी तरह। अच्छा, जो कुछ मैंने पढ़ाया है इसमें किसी का क्वेश्चन है, काइंडली वो बताएं ताकि मैं उसके साथ साथ चल दूं। नहीं नो सर। सर। कुछ चीजें आराम से समझ आई हैं बच्चे, ये नहीं आई? जी सर, क्लियर है। अच्छा, ये जो मोटिवेशन आप करते हैं, इसके एंड रिजल्ट कोई बता सकता है क्या होते हैं? जो भी है बेशक आप बताएं क्या होते हैं। किसी को पता है?
अच्छा जी, मोटिवेशन के रिजल्ट्स की तरफ मैं अगर आऊँ ना, तो आपको अगर कस्टमर ओरिएंटेड है और मार्केट ओरिएंटेड है, तो कस्टमर की लॉयल्टी डिक्रीज होगी। इनसाइड कस्टमर तो आपका एम्प्लॉई हो गया और आउटसाइड वाले को आप टारगेट कर रहे हैं। इनसाइड वाला जब सेटिस्फाइड होगा, मोटिवेट होगा, वो अच्छे से काम करेगा, तो एक्सटर्नल वो अच्छी सर्विसेज देगा, तो कस्टमर लॉयल्टी इंक्रीज होती है, उससे बिजनेस डेवलप होता है। समझ लग गई सबको? यस सर। जी सर। उसके अलावा आपके जहन में कोई चीज हो तो बोलें, आप तो सारे खामोश हैं। नहीं सर, सुन रहे हैं आप? तो ये है मेरा, बस इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो बताएं मुझे, मैं आपको एलेबोरेट कर दूंगा। रिवार्ड मैनेजमेंट किसी ने पढ़ा है? रिवार्ड मैनेजमेंट, जिसको कंपनसेशन एंड बेनिफिट कहते हैं, एचआर में एक सब्जेक्ट है। नो सर, असल में हम लोग सीएस स्टूडेंट हैं, तो कंप्यूटर साइंस से रेलेवेंट हमारा एक कोर्स है। अच्छा अच्छा, माजरत, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो रिवार्ड मैनेजमेंट माइकल आर्मस्ट्रांग की बुक है, पता नहीं कौन सा, मैं तो फिफ्थ पढ़ा था, कौन मुझे अभी याद नहीं आ रहा। ये पूरा एक, ये बुक ही उसने इसलिए बनाई है कि पीछे इसके जो फैक्टर जो चाह रहा है वो ये नहीं कि मोटिवेशनल फैक्टर्स होते हैं, सारे सब चीज़ें रिवार्ड मैनेजमेंट बना ही मोटिवेशन के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि सर आप कमीशन ऑफिसर हैं? यस, कमीशन ऑफिसर। सर आईटी सर किस डिवीजन में सर? क्योंकि हम लोग में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सर चाहते हैं। जी सर, फॉर द मतलब हम अपनी ये डिग्री बीएस करने के बाद अगर हम अप्लाई करना चाहें तो सर उसके क्या फैक्टर्स और किस तरीके से क्या प्रोसेस होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखें, मेरी बात सुने, आप बीएस किस में कर रहे हैं? सर कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर। अच्छा, कंप्यूटर साइंस में अगर आप कर रहे हैं तो आपको यानी कि सिग्नल में जा सकते हैं, आर्मी की है, एयरफोर्स में है। एयरफोर्स में तो साइबर वो भी आ गया ना, साइबर सिक्योरिटी भी आ गया है, ब्रांच बन गई है, पता है आपको, आईटी भी है। जी सर, बिल्कुल सर, उसी के हवाले से हमारे क्वेश्चन थे कि अगर हम साइबर सिक्योरिटी के हमने कोर्स करे हुए हैं, इवन हमने सर्टिफिकेट भी हमारे पास हैं, तो हम चाह रहे हैं उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और अच्छी एनवायरनमेंट में अवेल करें। अच्छा, तो मुझे तो इसका पता है, एयरफोर्स का तो आर्मी में सिग्नल है, इसी तरह आईटी उधर भी है, नेवी में है। अच्छा, इसके अलावा केआरएल है, केआरएल केआरएल है, कोटा रिसर्च लेबोरेटरी है, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी है। अच्छा जी, इसके अलावा एसपीडी है, एसपीडी के अलावा स्पार्को है। इनमें आप जाएं, आपको ये इतनी 4-5 चीज़ें मैंने जो आपको इदारे बताए, इनमें फौज में ये फ़ायदा है आपको कि इतनी मतलब एकदम से आपको नौकरी मिलेगी, रैंक मिल जाएगा, तहफ़्फ़ुज़ होगी, यानी कि जॉब सिक्योरिटी होगी, रिस्पेक्ट, सबसे बड़ी चीज़ है इंसान को रिस्पेक्ट है, यानी कि आप काम भी करेंगे, यानी कि जब आप फौज में काम करेंगे तो वो इबादत भी है। आप जो फौज जंग लड़ते हैं, आप वो इबादत भी है, आप एक ज़मीर भी सेटिस्फाइड होगा, आप भी होंगे, मोटिवेशनल भी होंगे, सारी चीज़ें होंगी बीच में। तो इस तरह आप तैयारी करें, इंशाल्लाह आइए देखते रहा करें सिलेक्ट सेंटर्स के। आजकल तो इतना वो नहीं है इशू, गूगल से आप जब डिग्री कर लें, गूगल से सिलेक्ट सेंटर का लें, कब उनकी हो रही है, उसको क्या कहते हैं, जॉब आ रही है, तो उसमें आए जाएं, अपीयर हों, फिर आईएएस भी दें, फिर इंशाल्लाह तो हो जाता है। जो बंदे जिनका डायरेक्शन सिंपल हो ना हो, यानी कि फोकस किया और आपने मार्किंग की है कि मैंने ये करना है, तो आप मंजिल में कभी ना कभी पहुंच ही जाते हैं, किसी ना किसी मंजिल पे।
इसके अलावा आप में से कितने बंदे जाना चाह रहे हैं फौज में? सर मेरा एम है क्योंकि जाने का है, लेकिन उसके लिए जब भी साइबर सिक्योरिटी का ही कोर्स करा था तो मेन गोल ही यही था, क्योंकि उनके जब पाकिस्तान एयरफोर्स का ये आई थी, ये मैंने सुना था, बाकायदा इन्फॉर्मेशन ली थी, बिल्कुल तो गुड। उसके हवाले से। बिल्कुल आपको ज़्यादा मज़ा आएगा और आप बहुत हाई लेवल पे जाएंगे आप, यानी कि आप साइबर सिक्योरिटी में कंपनीज होती हैं ना, लेकिन इसमें आपको जी जज्बा सर। होगा, पाकिस्तान के डिफेंस के लिए आपके सारे काम करेंगे। जी सर बिल्कुल। ये फिर आगे आप साइबर सिक्योरिटी में जाएंगे, फिर आपकी क्या पता डेपुटेशन आईएसआई में कर दें, उधर भी आप जा सकते हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस में जा सकते हैं, एयर इंटेलिजेंस, इस किस्म की चीज़ें हैं। ओके सर, थैंक यू सर सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया। मैं तो अभी इस्लामाबाद से आया था, 5 साल बाद मिला हूँ इनको। गुलाम मोहम्मद साहब नहीं, बीच में इस्लामाबाद आए थे 2 साल पहले, लेकिन मैंने कराची में अराइवल 5 साल बाद की है। मैं जल्दी आ गया इस वजह से कि गुलाम मोहम्मद साहब कह रहे थे कि यार आए मेरे साथ गपशप लगाए, तो मैंने कहा चलो 2 दिन पहले चले जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वेलकम वालेकुम। सर, नाइस टू मीट यू थैंक सर। यू सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी से दे और कामयाब करे। मैं गुलाम मोहम्मद साहब को देता हूँ, वो आ रहे हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। ओके, तो आप लोगों ने सवाल वगैरह पूछ लिए जो पूछना थे? यस सर। चलें जी, ओके, जी थैंक यू सर। वेरी मच। तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं प्रॉपर। तो आज का जो हमारा लेक्चर है मोटिवेशन, उसके ऊपर हम बात करते हैं। ओके, तो हम बात कर रहे थे मोटिवेशन के ऊपर कि व्हाट इज़ मोटिवेशन। तो देयर आर मैनी डेफिनेशन ऑफ द मोटिवेशन। तो हम उसमें से कुछ डेफिनेशन को आज हम डिस्कस करेंगे और फिर इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। तो मोटिवेशन जो है, मोटिवेशन इज़ एवरीथिंग। What do you mean by everything? Everything mean you can do the work for the two people, but you can't be two people. यानी एक ही बंदा अगर मोटिवेटेड होगा तो वो दो लोगों का काम इकट्ठे कर सकता है। लेकिन अगर वो डीमोटिवेट होगा तो वो जो है वो अपना भी काम बड़ी मुश्किल से करेगा। तो इसलिए मोटिवेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है किसी भी शख्स के लिए, अगर आप उनसे मैक्सिमम आउटपुट लेना चाहते हैं। तो मैक्सिमम आउटपुट के लिए मोटिवेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंस्टीड यू हैव to inspire the next guy down the line and get him to inspire his people। यानी आप अगर अपने जो लोग हैं, जो लाइन मैनेजर्स हैं, जो सुपरवाइजर हैं, अगर आप उन्हें मोटिवेट करेंगे तो देन दे विल इंस्पायर देयर सबऑर्डिनेट्स, और आपका इस तरह काम जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका काम अच्छा जो है वो चलेगा। Then another definition, the motivation is the art of getting people to do what you want them to do because they want to do it। यानी आप मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इज द आर्ट ऑफ पीपल टू डू द वर्क। जो आप काम चाहते हैं कि आपके लोग काम करें, तो आप उसके लिए जो है वो लोगों को मोटिवेट करें, और ताकि जो आप काम चाहते हैं वो आपका काम कंप्लीट हो। तो दिस इज एन अदर डेफिनेशन विच इज रिलेटेड टू द मोटिवेशन। ओके, व्हाट बेसिकली मोटिवेट्स पीपल, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने बताया कि जो
लोगों को मोटिवेट करती हैं चीज़ें, उसमें से कौन कौन से वो फैक्टर्स होते हैं जो कि लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है यहाँ पर वो है एक एक्सटर्नल रिवार्ड्स और इंटरनल रिवार्ड्स। तो एक्सटर्नल रिवार्ड्स के अंदर जो है हमारे पास है सैलरी, वर्किंग कंडीशन, बेनिफिट्स एंड एनवायरनमेंट। तो सैलरी जो है, सैलरी के अंदर आपके पास पूरा जो है वो आपका बेसिक सैलरी हो सकती है, और उसके अलावा बाकी जो अदर बेनिफिट्स होते हैं वो भी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। वर्किंग कंडीशन के अंदर जो है वो आपके पास ओवरऑल वर्किंग कंडीशन जो है, ये ओवरऑल जो है ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑफिस होता है उसकी ओवरऑल कंडीशन होती है, जिसमें फिजिकल वर्किंग कंडीशन है, जिसमें एनवायरमेंटल वर्किंग कंडीशन है, जिसमें लाइट्स हैं, या उसके अलावा और अदर जो चीज़ें हैं वो इसके पार्ट होती हैं। देन वी हैव बेनिफिट्स। बेनिफिट्स में डिफरेंट काइंड के बेनिफिट्स होते हैं, जैसा कि इंश्योरेंस होती है आपकी, जिसमें मेडिकल इंश्योरेंस है, डेंटल इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है। तो ये सारी चीज़ें जो है बेनिफिट्स का पार्ट होती हैं। उसके अलावा भी हैं, जैसे कोई गाड़ी आपको दे दी, कोई फ्यूल आपको दे दिया, या उसके अलावा कोई और बेनिफिट्स आपके लिए जो है अरेंज कर दिया। देन वी हैव द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अंदर the relationship between the colleagues, the relationship between the bosses, the relationship between the line managers, the relationship between the top management, ये सारी चीजें मिलकर environment को create करती हैं। तो these are the basically external, these are the external rewards जो कि हमारे पास available हैं। Then we have the internal rewards, यानी हमारे पास motivation दो किस्म की होती है, एक होती है intrinsic motivation और एक होती है extrinsic motivation। इंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन के अंदर सैलरी है, वर्किंग कंडीशंस है, बेनिफिट्स है, एनवायरनमेंट। बट इन द सेकंड, which is intrinsic motivation or intrinsic rewards, that's included achievements, responsibilities, recognition, feedback, learning and growth. These are the factors which can influence on your internal strength, on the internal motivation। तो आपकी जो इंटरनल मोटिवेशन है उसमें अचीवमेंट, यानी अगर कोई आपने बहुत मुश्किल काम किया तो और वो कोई गोल ऐसा था जो कि और दूसरे नहीं कर पाते थे लेकिन आपने किया, दैट इज योर अचीवमेंट। और जैसा कि आप में से कोई अगर गोल्ड मेडल लेता है तो बाकी जितने भी लोग होंगे आपकी क्लास के उस ईयर के, कोई और गोल्ड मेडल नहीं लेगा। इसका मतलब है कि ही और शी हैज द अचीवमेंट्स। ठीक है, इसी तरह आप इस क्लास के अंदर जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स लेगा तो वो उसकी एक अचीवमेंट होगी। इसी तरह और मुख्तलिफ टाइप्स की अचीवमेंट्स होती हैं। जॉब्स के अंदर कोई अगर टारगेट्स आपको दिया है तो आपने उस टारगेट को अचीव किया है, आपके उस टारगेट की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हुआ है, तो दिस इज आल्सो अनदर काइंड ऑफ अचीवमेंट। देन वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाज़ लोग ये चाहते हैं कि उनके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए वो चैलेंजिंग होनी चाहिए, ताकि चैलेंजिंग काम उन्हें मिलेगा तो वो मोटिवेटेड होंगे। अगर काम में कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई चैलेंजिंग काम नहीं है, क्लैरिकल वर्क है, बस इसी तरह आप जाते हैं और शाम में वापस आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि दिस क्लैरिकल वर्क विल नॉट मोटिवेट यू। इसलिए जो जॉब डिज़ाइन है दैट्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दी मोटिवेशन ऑफ एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। तो इसलिए ज़रूरी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कि डिस्ट्रीब्यूट की जाएं लोगों के अंदर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो डिस्ट्रीब्यूट की जाए एम्प्लॉयज़ के अंदर, देश द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शुड बी चैलेंजिंग, ताकि लोग उसको जब काम को करें तो वो उन्हें अच्छा लगे और वो मोटिवेट हों। देन वी हैव द रिकग्निशन। रिकग्निशन का मतलब क्या है? रिकग्निशन का मतलब ये है कि भाई आपने अगर कोई अच्छा काम किया है तो आपको रिकग्नाइज किया जाए, आपकी तारीफ की जाए, आपको कोई सर्टिफिकेट दिया जाए और आपको सबके सामने बुलाकर जो है वो आपको अप्रेज किया जाए कि जी इस बंदे ने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, दैट इज द रिकग्निशन। फीडबैक, फीडबैक इज एन अदर इम्पॉर्टेंट ingredient। इसलिए जो है
तो फीडबैक का मतलब ये है कि यानी आपके जो सुपरवाइजर्स हैं, जो आपके लाइन मैनेजर्स हैं, अगर वो आपको जो है आपके लिए जो है वो अगर आपको फीडबैक दे रहे हैं बेस ऑन योर वर्क, जो आप काम करते हैं उसकी बेसिस पे, अगर आपको फीडबैक मिल रहा है कि ये काम आपने बहुत अच्छा किया, इस काम में आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो ये फीडबैक आपको मोटिवेट करता है ताकि आप उसको इम्प्रूव करें, अपने आप को इम्प्रूव करें. दैट इज इम्पॉर्टेंट. Then we have another area, that is the learning and growth. If in the job you are not learning new things, you are not changing your personality and yourself, it means you are not internally motivated. And the second and important thing, that is the growth. Growth means your promotions, growth means your competency development, and the growth means your future orientation in that specific position. तो ये सारी चीजें जो है that is the internal motivation और internal rewards. तो लोग जो है दो किस्म के रिवार्ड से जो है होते हैं. एक्सटर्नल रिवार्ड्स which that are the external factors which influence on the motivation, यानी लोग आपको अच्छी सैलरी देंगे तो ही आप मोटिवेटेड होंगे, लोग अच्छा वर्क एनवायरनमेंट होगा तो ही आप मोटिवेटेड, एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो ही बेनिफिट्स देंगे तो ही आप काम करेंगे और मोटिवेट होंगे. एक ये है कि जो कि इंटरनल है, जो कि आपको उसके अलावा जो है जो दूसरी चीजें हैं वो आपको सेल्फ मोटिवेशन की तरफ ले जाती हैं. Okay, now the internal motivation. The first thing is the achievement. What do you mean by achievement? Achievement is simply the recognize achievements through the program that showcase performance. यानी achievers के लिए different programs होने चाहिए, performers के लिए different programs जो है वो company को arrange करना चाहिए ताकि उन programs के through जो है वो लोगों को मोटिवेट किया जाए, उन प्रोग्राम्स के थ्रू लोगों को जो है वो रिकग्नाइज किया जाए, उन प्रोग्राम्स के थ्रू लोगों की अचीवमेंट के जो है लोगों के अचीवमेंट के ऊपर वर्क किया जाए ताकि और मजीद वो फर्दर काम करें, फर्दर मोटिवेशन के ऊपर काम करें. Then they have a responsibility. I have already told you that they have the volunteer program and other program that enables the employees to show cause their responsibility toward each other and society at large. यानी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आप उनको जो लोग एम्प्लॉइज हैं उन्हें चाहिए कि वो अपने आप को वॉलंटियर करें लोगों में, और उनके जो कंपनी है वो उनको ऐसी चैलेंजिंग जॉब्स प्रोवाइड करे जिसमें वो कंट्रीब्यूट कर सकें टूवर्ड्स द सोसाइटी, टूवर्ड्स द अदर इंडिविजुअल्स, ताकि जो है वो challenging jobs को accept करें. Then we have the recognition that they recognize the winners through the awards like Service Quality Award, Best Operation Award, Best Trainer Awards. These different kinds of awards motivate the employees in the organization. आप जो है इस तरह के प्रोग्राम जो है अपने एम्प्लॉइज के लिए जो है वो अरेंज करें जो कि आपके एम्प्लॉइज को मोटिवेट करें. Then we have feedback. The follow a system of feedback and performance appraisal like 360-degree feedback system, both the bosses and the subordinate, यानी आपके subordinate, आपके bosses, आपके colleagues और उसी तरह आपके customers जो है वो आपको evaluate करके आपके हवाले से आपको feedback दें. तो ये feedback आपकी improvement के लिए जो है important है. Then we have the learning and growth. Give a lot of importance to the training and development and have the various training academies to cater to various sections of the employees. Definitely आपके पास ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ऐसे जो है ऑफिसेस होने चाहिए, ऐसे सेक्शंस होने चाहिए जो कि एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट के ऊपर काम करें, ट्रेनिंग नीड को असेस करें और उसी तरह जो है ट्रेनिंग नीड को सामने रखते हुए उनके नॉलेज के ऊपर वर्क करें, उनके पर्सनल ग्रूमिंग के ऊपर वर्क करें ताकि उनकी पर्सनल ग्रूमिंग, उनका नॉलेज और इन चीज़ों के ऊपर जो है वो अपने आप को इम्प्रूव करें. Okay, if you have any question related to the previous slides, you can ask. अगर कोई सवाल आपके है तो आप पूछ सकते हैं. But otherwise, I will go ahead to the next slide.
No, sir, no query. Okay, challenge you to going next. What motivates the employees in addition to the external and internal awards? There are a few other things like employee engagement, a challenging job profile, keep them self-motivated, good projects, job rotation, job security and stability, good team, co-work and bosses. These are the few other important ingredients which can influence on the motivation of the employees. Okay, but what happens when there is not enough motivation among the employees? यानी अगर कोई एम्प्लाई ऐसा है जो मोटिवेटेड नहीं है, यानी लेस या नो मोटिवेशन है, तो इस टर्म को हम इस्तेमाल करते हैं डीमोटिवेशन। तो ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे जो लोग होते हैं वो डीमोटिवेटेड भी होते हैं। अब अगर डीमोटिवेट होंगे लोग तो देन व्हाट हैपेंस विद द ऑर्गेनाइजेशन? परफॉर्मेंस आपकी कम हो जाएगी, लोग जो है एब्सेंटेइज्म की तरफ बढ़ जाएंगे, लोग छुट्टियां करने लगेंगे, प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत अच्छी नहीं होगी, और उसके अलावा इनोवेशन, क्रिएटिविटी, ये सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें क्योंकि मोटिवेशन से आती हैं, इसलिए इनके ऊपर वर्किंग इम्पॉर्टेंट है। ओके, टॉप रीज़न वाई पीपल लीव दियर जॉब्स। ये हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के एक आर्टिकल है, उसमें से ये कुछ चीज़ें ली गई हैं जिसमें इन्होंने बताया है कि आम तौर पर ऑर्गेनाइजेशन को लोग क्यों छोड़ कर जाते हैं, क्या रीजंस होती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाते हैं। पहली रीजंस जो इन हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में बताई गई हैं, दैट इज द लर्निंग अपॉर्चुनिटी टू लर्न न्यू स्किल्स। यानी अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लर्निंग अपॉर्चुनिटी ना हो, नई स्किल्स को सीखने का वहाँ पर कोई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के हवाले से कोई चीज़ ना हो, नई स्किल्स आप ना सीखें, कोई कोचिंग, कोई मेंटोरिंग, कोई इस तरह की कोई चीज़ आपके पास अवेलेबल ना हो, तो आप जो है लर्निंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं होती। तो जब आप नई स्किल्स नहीं सीखते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी अपनी डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी ग्रोथ जो है वो आपकी नहीं हो रही है। इसलिए जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है कि ये ज़रूर वो देखें कि आप उनके एम्प्लॉइज़ जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन को क्यों छोड़कर जा रहे हैं। तो उसकी पहली रीज़न जो है वो क्या है? लर्निंग अपॉर्चुनिटी। क्योंकि आप अपने एम्प्लॉइज़ को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे होते, जिससे वो अपने आप को डेवलप करें, अपने आप को इम्प्रूव करें। सेकंड, फीडबैक स्पेशली फॉर स्टार्स, यानी वो लोग जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप परफॉर्मर होते हैं, वो हमेशा से ये चाहते हैं कि उन्हें फीडबैक दिया जाए, वेदर इट इज़ गुड और बैड, बट मैनेजर और द बॉसेस शुड गिव फीडबैक टू देम। अगर वो फीडबैक उनको नहीं मिलता है तो ऐसे उसके ऊपर भी लोग आमतौर पर छोड़ के चले जाते हैं। एंड अदर इम्पोर्टेंट एरिया दैट इज द बैड बॉसेस। लोग ये कहते हैं कि लोग आमतौर पर कंपनी को नहीं छोड़ते बल्कि अपने बॉसेस को छोड़ते हैं। तो जो बॉसेस होते हैं वो उनको लोग छोड़ जाते हैं, उनके जो दरमियान में कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसकी बेसिस पे जो है वो लोग छोड़कर जाते हैं, आमतौर पर कंपनी को नहीं छोड़ते। तो conflict with the boss as a one of the top most reason for the departure of the top performing employees। जो टॉप परफॉर्मिंग एम्प्लॉइज होते हैं वो आम तौर पर जो है अपने बॉस की वजह से, बॉस के साथ कन्फ्लिक्ट्स की वजह से जो है ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाते हैं। तो आप क्या इस बात से एग्री करते हैं कि जो बॉसेस होते हैं, जो बैड बॉसेस होते हैं, लोग उसको छोड़कर जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर नहीं जाते? तो कौन ज़रा इसके ऊपर कमेंट करेगा? क्या आप लोग एग्री कर रहे हैं इस बात से? दानियाल, ज़रा आप बताइए कि आप एग्री करते हैं कि जो है वो बैड बॉसेस की वजह से ही लोग छोड़ के जाते हैं? दानियाल, हसन, उमर, शयान या कोई भी जो है कुछ अपना फीडबैक देना चाहे? जी वासिफ। जी सर, जा सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि जब तक वो आपके बॉस ही आपसे सही रिलेशन नहीं रखेगा तो फिर वो आप
कैसे वो फिर आपको वर्किंग एनवायरनमेंट में ना काम करने में मजा आएगा, ना फिर आप उसके कोई खास लर्निंग अपॉर्चुनिटी का भी फैक्टर फिर उससे ही वॉयलेट होगा। ओके, तो इसका मतलब ये है कि आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं कि बॉसेस की वजह से ही आमतौर पर जो है वो लोग छोड़कर जाते हैं। जी सर, ज्यादातर तो अक्सर तो इधर भी यही होता है, अगर ये हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू है लेकिन इधर भी यही स्ट्रेटजीज ज्यादातर चलती हैं। और ओके, एक दूसरा एनवायरनमेंट इनका ये होता है कि आपकी जो सैलरी बेसिस, दो ही फैक्टर होते हैं जिस वजह से लोग छोड़ते हैं ज्यादातर अमूमन। ठीक है जी। यहाँ पे इन्होंने बड़ा सैलरी का जिक्र नहीं किया। ये कह रहे हैं जी आपके यहाँ लर्निंग बहुत अच्छी हो, आप रेगुलर फीडबैक दें अपने एम्प्लॉइज को, आपके बॉसेस अच्छे हों, तो लोग जी आपकी सर, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर नहीं जाएंगे। इसमें जो है वो बिल्कुल सैलरी का कोई चक्कर ही नहीं दिया इन्होंने। बिल्कुल सर, वो बात है, लेकिन ये कि मैंने आपसे एक जनरल प्लस पॉइंट एक शेयर हाँ जी। करा था। बहरहाल लेकिन ये है कि एडिशनल जो चीज़ें इन्होंने बताई हैं उसके अंदर जो है सैलरी को भी दिया है, लेकिन जो टॉप रीजंस हैं उन टॉप रीजंस में ये 3 रीजन है। इसके एडिशन में जो और रीजन है जिसमें जॉब कंटेंट है, यानी आपका काम क्या है, क्या चीज़ें आप करते हैं, मतलब कंटेंट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, यानी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है और उन रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल क्या है। यानी आप बहुत ही छोटे लेवल पे काम करते हैं, दरमियान पे, बड़े लेवल पे काम करते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंपनी कल्चर कैसा है, आपके जो कोलीग्स हैं वो किस तरह के हैं आपके साथ, अच्छा रवैया उनका, आपके साथ दोस्ती है या वो लोग आपको तंग करते हैं। लो ग्रोथ पोटेंशियल, लैक ऑफ चैलेंजिंग जॉब, लैक ऑफ ऑटोनॉमी, यानी आपके पास पावर ही नहीं है। नॉट इनफ मनी, यानी आपको सैलरी जो है इतना नहीं मिलती कि आपको मोटिवेट करे। एंड द वर्क एनवायरमेंट इशू, यस, work environment issue definitely is an other area which can influence on the motivation of the employees, or they can leave the organization due to all these reasons. Okay, if you have any question you can ask. अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ ले, और इस तरह now हम जो है फिर आगे मूव करेंगे। ठीक है जी, कोई सवाल नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। The theories of motivation. There are different theories, but here we will discuss only the 3 theories. Number 1, the Maslow's hierarchy of need. Number 2, the McGregor's, and number 3, the McLellan's. These are the 3 theories we will discuss in today's lecture. Okay, this is the Maslow's hierarchy of needs. ये बहुत ही मशहूर थ्योरी है जो कि मोटिवेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है ऑर्गेनाइजेशन के। इस थ्योरी के थ्रू वी हैव द 5 बेसिक लेवल्स ऑफ द मोटिवेशन, जिसमें सबसे जो टॉप लेवल है दैट इज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एंड द सेकंड लेवल इज द सेल्फ एस्टीम, लव एंड बिलोंगिंग, सेफ्टी नीड्स, एंड द फिजिकल या फिजियोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, तो ये बेसिक नीड भी इसको कहते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम बेसिक नीड। आमतौर पर हमारे यहाँ जो लोग काम करते हैं ओवरऑल, या हमारी जो सोसाइटी है उस सोसाइटी का जो बेसिक आपकी जो पॉपुलेशन है उनकी ये नीड जो है, जो कि बेसिक नीड कहलाती है या फिजियोलॉजिकल नीड कहलाती है, यही आमतौर पर पूरी नहीं होती। तो ज़्यादातर लोग तो पाकिस्तान में इसी पर ही बैठे हुए हैं कि उन्हें साफ सुथरी हवा मिल जाए, जो कि मिलती नहीं है। पोल्यूशन होता है हवा के अंदर, आप देखें गाड़ियां गुजर रही हैं, किस तरह के धुआं है ये वो, तो आपको साफ जो है एयर ही नहीं मिलती। तो ये तो पहले ही आपकी नीड भी पूरी नहीं हो रही। वाटर, कराची में पानी है ही नहीं, यानी आप इंतज़ार करें शायद 8वें 10वें दिन बाद लोगों के घरों में पानी आता है, बाद लोग के घरों पे आ जाता है, बाद लोग टैंकर मंगवा लेते हैं और अपने काम गुजारा चलते हैं। लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम कि